हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज हम देखेंगे अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अब नॉर्थ ईस्ट की बात आ चुकी है, यानी आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है आज का असम, ठीक है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, देन देयर कम्स मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी की बातें हम करने वाले हैं। पहले का क्या सिनारियो है, 1948 के आसपास क्या सिनारियो है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको एज अ पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट करा जाता है। ईयर 1948 का है और कहाँ पे क्रिएट किया गया था, तो आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ असम, यानी कि असम की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आया करता था। इंडिपेंडेंस के बाद ये यूनियन टेरिटरी बन जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अगर मैप के ऊपर देखोगे तो इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूटी बन जाता है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कुछ पार्ट्स असम के भी इंक्लूडेड थे। ऑन 20 जनवरी 1972 तक ऐड ही रहे। 1954 में जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी, इनको 6 फ्रंटियर डिवीजन्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। कामेंग, सुबानसिरी, तिराप, सियांग, लोहित, तुआंसा। लेटर इनको नागा ट्राइबल एरिया में जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। ये जो 6 एरियाज बने थे। अब देखो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे करी गई स्टेट की, याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसके धर कमीशन, उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरे वाला, दैट इज़ जेवीपी कमेटी, ठीक है, या कमीशन। तीसरे पे हमने पढ़ा था फजल अली कमीशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना था जिसको एज अ लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने कन्वर्ट किया, रीऑर्गेनाइज किया था। 1953 में बना था। केरला और कर्नाटका दोनों ही बनते हैं 1956 में। महाराष्ट्र और गुजरात लगभग देखो पहले 3 साल के गैप पे बने, फिर 4 साल के गैप पे बने। केरला और कर्नाटका 1956 में, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, फिर नागालैंड दोबारा से बना 3 साल, यहाँ से 3 साल के गैप पे 1963। हरियाणा बनता है अगेन 3 साल के गैप पे 1966। फिर उसके बाद जाके 1966 के बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर उनको देख लो, झारखंड सेपरेट हुआ था फ्रॉम बिहार 2000 में, उत्तराखंड सेपरेट हुआ था फ्रॉम उत्तर प्रदेश 2000 में, छत्तीसगढ़ एंड फ्रॉम मध्य प्रदेश 2000 में, तेलंगाना ये अगेन दोबारा से रीऑर्गेनाइज होता है आपके 2014 में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये 2019 में, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आर्टिकल 370 है उसको रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। अब रीजनल एस्पिरेशन राइज करने लगती हैं, मतलब रीजन की जब भी बात आएगी तो कल्चर आ जाएगा, एथनिसिटी आएगी, कम्युनिटीज़ आएंगी, जिन्होंने रीजनल कंसंट्रेशन को एनकरेज किया ऑफ आइडेंटिटी मार्कर्स फुल बाय सेंस ऑफ रीजनल डिप्रीवेशन। इनके हिसाब से अब जो रीजन है, अब देखो जब भी कोई इंडिविजुअल कल्चर आ जाएगा, एथनिक ग्रुप्स आ जाएंगे, तो इनको लगेगा कि जो हमारा कल्चर है उसको भी आगे शोकेस किया जाए। पर कहीं ना कहीं स्टेट में ये लोग दब जाते हैं, तो इनमें भी एजिटेशन आएगी कि हमारी कहीं ना कहीं डेप्रीवेशन हो रही है, हमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो टर्म थी रीजनलाइजेशन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। एक जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, आप है, या फिर आपकी कांग्रेस है, जो मर्जी पार्टी देख लो, इनकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, किसी ना किसी बेसिस पे ये चल नहीं रहे होते हैं। जैसे अमेरिका की अगर बात कर लो, वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, तो सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना। जैसे अगर आप बात करेंगे बिडेन की, तो डेमोक्रेट्स हैं, थोड़े सोसाइटी ओरिएंटेड ज़्यादा आपको मिलेंगे। वहीं पे रिपब्लिकन्स की अगर बात करोगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े कैपिटलिस्ट अप्रोच ज़्यादा रखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। उसी से निकल के आता है रीजनलिज्म। इसको भी, इसमें भी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है एक रीजन की या एक स्टेट की, जिसमें उनके अपने इंटरेस्ट शो होते हैं, उनकी अपनी एक्सक्लूसिविटी शो होती है ओवर द कंट्री एज अ होल, या फिर अगेंस्ट होंगे किसी स्टेट या रीजन के। क्यों होंगे? क्योंकि उनको अनफ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अनसिम्पैथेटिक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो डिमांड होती है स्टेट की ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन, इसी से फिर बहुत सारी इंसर्जेंसीज होती हैं। नक्सलवाद वाली जो प्रॉब्लम है वो अराइज करती हैं, लैंड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो इमर्ज करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। और अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे स्पेशल स्टेटस दिए गए। अब जैसे डिमांड देखो स्टेट की, नॉर्थ महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है,
यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, इनकी डिमांड रहती है कि हमें सेपरेट विदर्भा बना दो। वैसे ही अगर गुजरात में जाओगे तो गुजरात की डिमांड है कि हमें सौराष्ट्र बना दो। वैसे ही मध्य प्रदेश में अगर जाओगे नदरन वाले पोर्शन में, तो इनकी बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वाली डिमांड आ जाती है। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो गोरखलैंड और जो करसियांग और कालिम्पोंग वाला रीजन है उनकी डिमांड आ जाती है। कर्नाटका जाओगे कोडागू की डिमांड आ जाती है। ईस्टर्न यूपी जाओगे तो अगेन पूर्वांचल की डिमांड आएगी। वेस्टर्न यूपी जाओगे हरित प्रदेश की डिमांड आएगी। उसके अलावा वेस्टर्न उड़ीसा जाओगे कुशाल की डिमांड, असम जाओगे बोडोलैंड की डिमांड। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आज तक चलती ही जा रही हैं, ठीक है। जब तक इनका कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा ये प्रॉब्लम्स इमर्ज करती ही जाएंगी। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। जैसे जिस पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, तो यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या हुए उनको देख लेते हैं। तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें एक तो आर्मी थी, पुलिस थी, सिविल सर्विस थी। आज के टाइम पे भी आप यही मेजॉरिटी में यही चीज़ें देखते हो। आर्मी होती है जो बॉर्डर एरियाज़ को चेक रखती है, पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, सिविल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो सिविल जो लोग होते हैं उनके साथ भी रहते हैं। मोर और लेस बेस्ड होती है ब्रिटिश मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जो मेडिवल स्ट्रक्चर चलता आ रहा है उसी के ऊपर। इंडियन सिविल सर्विसेज को एज अ स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, और आज की बात नहीं है, कॉलोनियल एरा के टाइम से माना जाता है। और किसके अंडर आता है इंडियन सिविल सर्विस? तो अंडर द कमांड ऑफ होम मिनिस्ट्री, जिसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अभी तो ऑल इंडिया सर्विस पढ़ते हो ना आप, पर हम बात कर रहे हैं 1947 की। इंडियन सिविल सर्विस को बाद में रिप्लेस किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और ये रिक्रूटमेंट पे बेसिस होता है। जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पे। जैसे अभी के लिए है 21 ईयर्स के होने चाहिए आप, या फिर ग्रेजुएशन का अगर 3rd ईयर आपका चल रहा है तो उसमें भी आपकी जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है एलिजिबल क्राइटेरिया के बेसिस पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को अलाउ किया जाता है। अब इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो आज की ही बात नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों था, क्यों लाया गया था ICS? ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है इंडियंस के बीच में उसको मेंटेन किया जा सके, कलेक्शन करी जा सके रेवेन्यू की। उसके अलावा कॉलोनियल एरा में अगर देखोगे तो कॉलोनियल एरा में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का ही इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ करता था। बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करूँ, 1920 में पेपर क्लियर करते हैं, 1921 में छोड़ भी दिया था पोस्ट से, और अपनी एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के रूट पे चले गए थे। जब 1939 के बाद जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ नेताजी एंड महात्मा गांधी। और मेन फोकस कहाँ पे होता है अभी की अगर बात करें साथ के साथ, तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहता है। ऐसी पॉलिसीज़ लेके आना जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो भी ना रुके, क्योंकि हमने एक टारगेट ले रखा है विकसित भारत एट 2047। आज तो हम अभी 2025 में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर देखेंगे 2047 में क्या होने वाला है। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ट्रांजिशनल फेज के टाइम पे, ये दे दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और साथ में थे उनके VP मेनन। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना था, रीऑर्गेनाइज भी नहीं, यूनिफाई करना था, इंटीग्रेट करना था। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डिप्लोमेसी किसके साथ थी? तो VP मेनन साहब के साथ थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स करेंगे, तो अभी तो रीअरेंजमेंट्स चल रही हैं, साइंस एंड टेक पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इमर्ज होकर आती हैं। जैसे विक्रम साराभाई थे, 1947 में बोल दिया था हमें अगर डेवलप बनना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। विक्रम साराभाई जैसे ही एक और थे होमी जे भाभा। होमी जे भाभा ने भी 1947 में ही नेहरू जी से बोल दिया था कि हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर देना चाहिए, पर उस टाइम पे नेहरू ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं। उनके हिसाब से अभी नए नए हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो पीस के ऊपर फोकस करेंगे, पर जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी देन वी रियलाइज्ड, और 1970s में जाके हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, पर खैर वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके अलावा और भी बहुत सारी 1960s में विक्रम साराभाई के साथ जुड़ गए थे APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। अभी यहाँ पे तो उनकी पढ़ाई चल रही है 1947 के टाइम पीरियड में, पर 1960s में इनको भी रियलाइजेशन हो जाता है। अब APJ अब्दुल कलाम ने ना सिर्फ स्पेस टेक में काम किया, इनको तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज इन्होंने जो है वो IGDMP जैसे प्रोग्राम चलाए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी।
और जो रेजोल्यूशन था टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, वो हम शुरू करते हैं। खैर 1948 में ही हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो बना ही लिया था, पर अभी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी। नेशनल और फिजिकल लेबोरेटरीज हम सेटअप करने लगे। जैसे अगर बात करें एक फिजिकल साइंस लेबोरेटरी की बात, तो विक्रम साराभाई जी ने ये अहमदाबाद में ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी थी। तो जनवरी 1947 से ही हमने ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी उसको कहीं ना कहीं पहल शुरू कर दी थी। खैर जो डेवलपमेंट आती है वो 1960s के बाद ही शुरू होती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एनर्जी कमीशन सेट कर दिया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लो। अब एक एनर्जी कमीशन, अब वही बात है ना, ये जो फिजिकल साइंटिफिक लेबोरेटरी थी ये विक्रम साराभाई जी, और ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था ये होमी जे भाभा जी के कहने पे ही बना था। एक पहल थी कि हाँ जी हमारे पास भी कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट है। उसके अलावा ये देखो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना दिया जाता है बाद में, और सेक्रेटरी कौन बने थे, तो होमी जे भाभा ही बने थे उसमें। सोशल रिफॉर्म्स, ये तो साइंस एंड टेक में हुए। सोशल रिफॉर्म क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको 1947 के आसपास। 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ते हो, एक बार हमने किया भी था ये इकॉनमी वाले लेक्चर में, पूरी नहीं हुई थी वो सीरीज़ खैर, पर 5 ईयर प्लान जब हमने पढ़ा था तो जो फर्स्ट 5 साल थे उनमें हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर तो चाहिए। वाई? बिकॉज इंडिया बहुत सारे फेमीन से सफ़र कर रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। इवन आज आप देखोगे एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs भी जिनको हम बोलते हैं, टोटल अभी आपको मिलेंगे ये 17, जिसमें से SDG 1 आज भी बात करता है अबाउट नो पॉवर्टी। नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ये तो ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। तो उसी तरह से SDG नंबर 2 अगर देखोगे ज़ीरो हंगर के बारे में बात करता है। वैसे ही SDG 3 देखोगे तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर बात करता है। SDG 4 देखोगे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करेगा। SDG 5 देखोगे तो देयर कम्स जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरह से छठे पे आप सैनिटेशन के ऊपर फोकस करोगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वेलफेयर के ही ऊपर बात करी थी हमने 1947 में भी, कि जो सोसाइटी है पहले वो भरपूर हो जाए, उसी के बाद हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर चैलेंजेस इतने सारे आए इंडिया के फ्रंट में कि हम जो प्रायोरिटी थी वो चेंज करती रही, और कुछ प्रॉब्लम्स आज भी वैसी ही हैं जैसे 1947 में हुआ करती थी। सोशल सेक्टर के अंदर जो लॉज थे, रेगुलेशन थी, वो कैसे चेंज हुए? बाय टेकिंग फोकस ऑन 3 थिंग्स। एक थी विमेन, एक थी लेजिस्लेशन फॉर फिलिंग सोशल वॉइड एंड गल्फ, एक था आपकी बैकवर्ड कम्युनिटीज़। विमेन के बारे में अगर बात करें तो इमोरल ट्रैफिक, मतलब बेच दिया जाता है लड़कियों को, कम एज पे भी बेचा जाता है, शादी का झांसा दे के लड़कियों को आगे चल के बेच दिया जाता है बॉर्डर एरियाज़ पे। आज भी आप सुनते हो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे ये ट्रैफिकिंग चल रही होती है। सेम विद द अदर बॉर्डर एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में ये होता है। तो एक प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इसके बाद जब शादी होती है तो बहुत सारा दहेज दे दिया जाता है, दहेज के चक्कर में ज़मीन बेचनी पड़ जाती है लड़की के माँ बाप को। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया गया। ये ओवरऑल फाइट किया जा रहा है जो विमेन के अगेंस्ट एट्रॉसिटी हो रही है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट लाया जाता है 1954 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया जाता है 1956 में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाया जाता है 1956 में। उसी तरह से सोशल वॉइड, ये जो गैप क्रिएट हो रखे थे उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया जाता है। बैकवर्ड क्लासेस की जो इंटरेस्ट थे उनको स्टेबलाइज करने के लिए 10 साल पहले तो रिजर्वेशन दी जाती है, बाद में ये पॉलिटिकल स्टंट बन जाता है और आज तक इसको 10 साल आगे कर करके ये आज भी 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। 2030 में जो मर्जी पार्टी आ जाए वो भी इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये चलती जा रही है चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दलित थे, बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके साथ एट्रॉसिटी हुई थी पास्ट में, तो उनको रिजर्वेशन के लिए बोला था BR अम्बेडकर साहब ने कि 10 साल के लिए जितना भी वॉइड क्रिएट हुआ था दे विल ओवरकम दैट। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इवन जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इक्वालिटी की बात करेंगे, पर वहाँ पे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि ऐसी कम्युनिटीज़ पास्ट में जिनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अब उनको इक्वल अगर करना है तो बाकियों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लैंड रिफॉर्म्स को लेके हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है। तो पहले याद करो शेड्यूल कितने बोले थे मैंने, 8 बोले थे ना ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो जो शेड्यूल नंबर 9 था, तो ज़मींदारी वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये सारी जो थे वो शेड्यूल नंबर 9 ही लाया गया था। इसमें करी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, पहले ही कर दी गई 1956,
ठीक है। तो ये पहली जो थी वो लैंड रिफॉर्म्स को ही करी थी। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे 75% जो टोटल कल्टीवेबल यानी कि फर्टाइल एरिया हुआ करता था, वो 75% एरिया बड़े बड़े फार्मर्स के पास था। और जो बाकी के फार्मर्स बच गए उनके पास इवन 2 हेक्टेयर से भी कम का एरिया हुआ करता था, 2 हेक्टेयर इवन उससे भी कम का एरिया हुआ करता था। तो यहाँ पे अब ये नीड आ जाती है कि हमें लैंड रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो लैंड के पार्टीशन होंगे उसको और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि सभी को इक्वल हिस्सा मिल सके ज़मीन का। प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर हमने फोकस किया। 5 ईयर प्लान, ये जो 5 ईयर प्लान था ये हम लेके आए थे फ्रॉम द सोवियत यूनियन। अभी सोवियत यूनियन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन से रशिया तो अभी 1991 में जाके बनेगा, डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का। एल्बम और GAA K2U T2 से आप उन 15 कंट्रीज़ को याद कर सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो है उसमें देख लेना इसको। तो उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम चलते हैं। सोशलिस्ट एंड जो कैपिटलिस्ट अप्रोच थी, पहले देखो जो हमारी इकोनॉमी थी ना वो सोशलिस्ट थी, कब तक, 1991 तक। फिर ओपन आइडिया, लिबरल आइडिया हम अडॉप्ट कर लेते हैं और हमारी इकोनॉमी हो जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है हम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, यानी कि सोसाइटी को हम प्रायोरिटी देके चल रहे थे। पर जब मिक्स्ड इकोनॉमी आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट अप्रोच भी रहेगी और कैपिटलिस्ट अप्रोच भी रहेगी। इंडस्ट्रीज़ हम सेटअप करने लगेंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ था, तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्हीं की प्रेजेंस में। इकोनॉमिस्ट थे, बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, और इसी वजह से 1991 में हम बन जाते हैं मिक्स्ड इकॉनमी, जहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी कि पैसे को भी तवज्जो दिया जाता है कि पैसा भी ज़रूरी है, ना सिर्फ वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट बट पैसा भी ज़रूरी है। देन वी जम्प डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब है जहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उन्हीं को प्रोसेस करना है, तो हमें सेकेंडरी सेक्टर में चला जाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जिसे हम बोल देते हैं। टर्शरी में आपकी आती हैं सर्विसेज, जैसे आज का आईटी सेक्टर है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, इंडस्ट्रीज़ जो बनेंगी वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी, टर्शरी में जहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगी। तो ये मिक्स इकॉनमी आई हमारी आफ्टर 1991। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा मिक्स देख रहे हैं सारी चीज़ों को। मिक्स इन द सेंस कि इसमें आपको कुछ सेक्शन हिस्ट्री का भी मिल रहा है क्योंकि पुरानी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा सेक्शन आपको पॉलिटी का मिल रहा है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा आपने, शेड्यूल 9 याद किया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड करा गया था, और आज के टाइम पर तो आपको 12 शेड्यूल मिलते हैं। अभी देखेंगे बाकी के भी 12 शेड्यूल कैसे कैसे ऐड हुए, और इसके अलावा इकॉनमी पर भी हमने थोड़ी सी नज़र डाली। तो अब एक ही चैप्टर बचा, छोटा सा चैप्टर है कि नेहरू जी के अंडर कैसा इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या क्या सिनारियो थे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा, एक हिस्ट्री वाला क्राइटेरिया, थोड़ा सा डिफेंस आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, क्या क्या पॉलिसीज थी, तो इनको देखेंगे, पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।